एस्पेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इज इंपॉर्टेंट। वेरिएबल्स में नॉर्मल हम दो तरह की जब रिसर्चेस करते हैं तो वहां पे हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसको डिफरेंट क्वांटिटेटिव वैल्यूज के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। और क्वालिटी में हम क्या करते हैं, क्वालिटी में हम सर्टेन एट्रीब्यूट्स को कंसीडर करते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। और जो सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको फिर हम नंबर्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम मिक्स मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं तो। अगर आप मिक्स मेथोडोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हैं उस जो क्वालिटेटिव रिसर्च के नाम से उसके अंदर। अक्सर हम ये भूल जाते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करना, वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस, क्योंकि पूरे रिसर्च का जो मेन आधार है वो वेरिएबल्स है। और उसमें भी वेरिएबल्स कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, अगर इसको आइडेंटिफाई आपने कर लिया। अगर हम किसी से कहते हैं कि आपकी उम्र क्या है, ये किस टाइप का वेरिएबल है? डिस्क्रीट। कंफर्म है? कौन बोला? सदस्य कैसे? कैसे? जैसे मैं किसी बालक को 3.5 साल की 3.5 साल एक बता दीजिए। हाँ बताइए। जैसे एज को हम पॉइंट में भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे 3.5 साल या 3.5 साल। करेक्ट बात। तो इट शुड बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट हो जाएगा। डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस मतलब जैसे हम कहें कि फैमिली में इतने लोग हैं तो वो कंटिन्यूअस हुआ। और अगर हम बाहर किसी का बता रहे हैं पॉइंट में वो निकल सकता है तो वो डिस्क्रीट। मैम एज को पॉइंट में भी बता सकते हैं कि ये हम कंफ्यूज हो गए। अब ये बताइए, एज को पॉइंट्स में बता सकते हैं, इस करेक्ट थी, लेकिन आप ये हमको बताइए क्या परिवार में सदस्यों की संख्या बतानी हो तो उसको पॉइंट में बता सकते हैं? नहीं बता सकते। और जब नहीं बता सकते तो डिस्क्रीट कौन होगा? फैमिली मेंबर डिस्क्रीट होंगे। एज इज अ कंटीन्यूअस। ये रिसर्च डिजाइन में अगर यहाँ पे फंसे तो फंस गए। कंटिन्यूअस सीरीज में हम कहते हैं ना 11.5 के बाद 12.5 आएगा। कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यूटी चल रही है, चाहे 11.2 हो या 12.2 हो, कंटिन्यूअस है। अब किसी के फैमिली में 5 मेंबर्स होंगे, किसी में 7 होंगे, किसी में 8 होंगे, ये कहाँ से कंटिन्यूअस है? ये डिस्क्रीट। तो रिसर्च का जो वेरिएबल है जहाँ पर अगर हम इसमें फंस जाएं। अब एक सवाल आपसे है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या? ये आप रिसर्च आधा के आर पार पहुंच रहे हैं सबके सब 50% तो काम आप कर। जिस पर इंडिपेंडेंट का इफेक्ट पड़ता है। हाँ? ऐसे वेरिएबल जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट पड़ता है या किसी वेरिएबल से जो प्रभावित होता है। आप डिपेंडेंट वेरिएबल है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल? जो सुपरवाइजर है और जो रिसर्च का वो इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सुपरवाइजर इज इंडिपेंडेंट। आप डिपेंड किस पे हैं? सुपरवाइजर। तो रिसर्च स्कॉलर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जहाँ पे आपको निर्भर रहना पड़ता है। वे आप घर में जाते हैं, अगर पेरेंट्स पैसा नहीं देंगे आपका काम नहीं चलेगा, तो डिपेंड तो आप ही हो गए। तो किसी भी चीज़ को थोड़ा सा अगर आप समझ नहीं कर रहे हैं, हाइट एंड एज, who is dependent, who is independent?
हाइट एंड एज। मैम हाइट डिपेंडेंट है क्योंकि हाइट और वेट में बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। और एज इंडिपेंडेंट। हाइट को हम कंसीडर करते हैं ना, तो हमारे ख्याल से अब रिसर्च में फिर आप गड़बड़ नहीं करेंगे। डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके रिसर्च का बहुत बड़ा माध्यम है। आपकी एक और वेरिएबल, इसका नाम जानते हैं? इंटरवेनिंग या एक्सटेनियस, जो भी करें। इंटरवेनिंग वेरिएबल किस टाइप का होता है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है, वो इफेक्ट करता है। कितने लोग सहमत हैं इंडिपेंडेंट से, कितने लोग सहमत हैं डिपेंडेंट से? कितने लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप से सहमत हैं? 1 2 3 4 बस 5। असहमति का कारण? भाई देखिए, मेरी जब क्लास चलती है ना तो कारण बताओ नोटिस हमेशा करते हैं, तो उसके बिना फिर हमें पढ़ाने में आनंद नहीं आता। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो वेरिएबल्स है, नेक्स्ट प्लीज, जो वेरिएबल्स है उसमें डिपेंडेंसी की बात करते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट में आपके लिए लिख रखा है, डीवी इज हाइट एंड एज का जो आईपी है डॉट डॉट है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इम्पैक्ट किस पे किसका देखना। नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्लाइड। एक्सट्रेनियस वाली बात मैंने की, एक एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने यहीं पे, ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप उसको रियल पढ़ लें कि अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अचीवमेंट इज डिपेंडेंट। आपके अचीवमेंट किस पे निर्भर है? आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट गड़बड़ा है, मतलब डिसबैलेंस है, तो आपके अचीवमेंट। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ये रीडिंग एबिलिटी भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या आता है? उनको जितना मार्क्स मिलना चाहिए या जिस तरह का लेवल में उनको कैडर में आना चाहिए, वहाँ पे वो नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट और अचीवमेंट का दो चीज़ है कि अगर वो क्लियर है तो आपने मिनिमम नॉलेज भी ली है, लेकिन आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको काम करें। लेकिन आप बहुत सारे चीज़ों को जानते हैं, लेकिन आपके अंदर वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अभी हम 10 नाम बनाएंगे, आप बोलेंगे हाँ हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, लेकिन आप डिटरमिन किस पर? आपको कितनी चीज़ें पता है? और अगर कोई चीज़ पता है तो उसके पीछे क्यों जो लगा हुआ है ना, कोई भी काम करिए पूरे लाइफ में, चाहे जो काम करिए, हर काम को करने के पहले उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये ऐसे क्यों होगा, इसी तरीके से क्यों होगा, ऐसा ही क्यों करें? तो आपको सही डायरेक्शन, सही लाइन ऑफ लेंथ मिल जाए। आपने देखा कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को अगर हम मिनिमाइज करें तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पे हम मिनिमाइज नहीं कर पाते। उसका रीजन जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में जिसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल, अब रिसर्च स्टडी जो है वहां पे हमको सेल्फ कॉन्सेप्ट और अचीवमेंट ही चाहिए थे। हमारा इस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं था, हमें बुद्धि नहीं देखनी थी किसी, लेकिन वो तो अफेक्ट करेगी, वो तो आपके साथ ही है ना, आप उसको अलग से तो निकाल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं रिसर्चर्स में ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल के रूप में इंटेलिजेंस आपकी पूरी रिसर्च को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट प्लीज। जहाँ बात लगे कि ना सही समझ में आ रही बता दीजिए। कंट्रोलिंग करना इज इम्पोर्टेंट। हम
वेरिएबल्स को। नॉर्मल सिचुएशन में जो नॉर्मल रिसर्चेस होती है वहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर पाना इज टू डिफिकल्ट, बट लेबोरेटरी वाली सिचुएशन होती है जहाँ पे हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके रिसर्चेस को प्रोसीड करते हैं, वहाँ आसान हो जाता है। अगर हमें पता है कि इस कमरे में हवा का प्रवेश वर्जित है तो हम इसको पहले एक वैक्यूम में जनरेट करेंगे जहाँ कुछ ना, फिर हम वहाँ लैब वर्क करेंगे। लेकिन नॉर्मल जो रिसर्चेस होती हैं, जो सर्वे रिसर्चेस होती हैं, वहाँ पे हम ये कह दें कि कोई अपनी बुद्धि अपने ज्ञान का प्रयोग ना करे, ये मुश्किल है। या वहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा है उसमें तीसरा ना जाए या चौथा ना जाए, ये मुश्किल है। वो इंटरफेयर करेगा, इंटरवीन करेगा, उस चीज को बचाना। जब उस चीज को आप बचा लेंगे तब क्या होगा, आपकी रिसर्च का जो आउटकम है वो मच बेटर बनता जाए। हमें मिनिमाइज करना है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के इफेक्ट को। जैसा मैं आपसे शुरू में ही कहा कि अक्सर हम रिसर्च करके बस छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसा ट्रेंड हम नहीं कह रहे, ऐसा ट्रेंड है। और ऐसे लोगों से भी आपका रोज आना जाना मिलना होता है, ये ट्रेंड है। इतना लंबा क्यों, फिर इस बात को ऐसे ही क्यों पकड़े? तो बात को ऐसे क्यों पकड़ने का मतलब है कि आप एरर को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप एरर फ्री रिसर्च चाहते हैं या एरर विद? आपको एरर फ्री चाहिए ना, या लेसर एरर? कुछ कॉन्टेक्स्ट में एरर को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल के रूप में इंटेलिजेंस आपको अफेक्ट करेगा। स्टडी के अंदर वो वेरिएबल इंक्लूड हो या ना। इंक्लूड हो गया तो उसको कंसीडर हम कर रहे हैं, तब उसको मेंशन कर रहे हैं। जब इंक्लूड नहीं है तो उसका मेंशन नहीं, तो अफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये सबको नहीं पता कि अफेक्ट कौन सी चीज़ है। ये तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके रिजल्ट को प्रभावित करने वाला जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल था या इंटरवेनिंग वेरिएबल था वो इंटेलिजेंस था। नेक्स्ट प्लीज। कट। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, बैक करिए इधर नीचे। कन्फर्म्ड रिलेशनशिप भी होती है। दोनों का क्या मकसद है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन। कन्फर्ममेंट जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसको प्रभावित कर रहे हैं, वो उसको प्रभावित कर रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन आप देखेंगे कि डिपेंडेंट जो है वही इंडिपेंडेंट को प्रभावित कर रहा है। जैसे आप कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल, ये किसी अदरवाइज मत लीजिए, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई काम कहा जाए, आपको उस काम का प्रोसीजर बता दिया, वो टास्क बता दिया, तो उसका प्रोसीजर बता दिया। जब उस टास्क का उसका प्रोसीजर आपको पता हो गया, लेकिन आप जब काम करते हैं तो कहते हैं इसमें तो कुछ और हो जाना चाहिए। हमने कहा टेबल ऐसे लगनी चाहिए, आपने कहा नहीं, अगर टेबल को थोड़ा साइड में करते, उधर चेयर्स को रखते, तो इस रूम का अरेंजमेंट समथिंग विल बी डिफरेंट। है ना, आप डिपेंडेंट वेरिएबल हो, लेकिन आप अफेक्ट किसको कर रहे हैं? आप इंडिपेंडेंट हो। ये बहुत गंभीर मसला है इंडिपेंडेंट वाला। लेकिन और एक समय आता है तो जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन किसको प्रभावित करे। और उस वेरिएबल को हम लोगों ने नाम दे दिया, ये भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा जो कंफ्यूज है, कंफ्यूजन वाली स्टेट में है एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का मतलब इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। बुद्धि हमने एक ही एग्जाम्पल उसमें इसीलिए रखा, हम बुद्धि हर जगह लगाएंगे। किसी ने 5 उठाई है, आपने कहा बजट देखा, कहा कि इतना बच रहा है तो इसकी जगह में 5 मिनट, अगर 10 रुपये बच गए 6 दिन काम आ जाएगी। आपने लगाया, आपको लगाना नहीं था लेकिन आपने लगाया, तो आपने इंडिपेंडेंट को अफेक्ट कर दिया। वो स्टेट आती है
तो रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वो कंफ्यूजन वाली है क्या और क्या होना चाहिए, आप समझ में आए? नेक्स्ट नेक्स्ट ये कुछ जो कंटिन्यूशन में है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रिसर्च हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन और हाइपोथेसिस रिलेशनशिप इज टू बी टेस्टेड इज कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस, जहाँ पे हम रिलेशनशिप को टेस्ट कर पाते हैं। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि रिलेशनशिप को टेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो वर्बल होती है। एक जो रिटन टेक्स्ट होता है जो हाइपोथेसिस के फॉर्म में हम लिखते हैं, अब आप डिफरेंट टाइप्स की आपने हाइपोथेसिस बनाई, कोई एक हाइपोथेसिस लीजिए जिस उदाहरण किसी ने बनाई नल हाइपोथेसिस बनाई, तो नल हाइपोथेसिस में ना आपने दोनों को बैलेंस कर दिया, आपको न इसके पक्ष में बोलना है न इसके पक्ष में बोलना है। असली बवाल कहाँ होता है? अगर हम कह देते हैं शी इज बेटर देन, बवाल तो वहाँ, वो तो आप फर्दर जब आप एनालाइज करेंगी तब तो वहाँ जवाब देंगी ना। लेकिन जैसे ही आपने कह दिया कि शी इज बेटर देन, एक बड़ा क्वेश्चन है कि हमने प्रेडिक्ट कैसे कर दिया। प्रेडिक्शन, कभी कभी प्रेडिक्शन को हम टेस्ट नहीं भी करते, लेकिन अगर हाइपोथेसाइज कर दिया है उसको, अगर लिखित रूप में उसको लिखा है तभी उसकी टेस्टिंग होगी। हम ऐसे कह रहे हैं कि ये बेटर है, ये इससे कमजोर है, ये बेटर है, ये कमजोर है, तो वो नहीं चलेगा। मौखिक रूप से हमारी कही गई बातों का प्रेडिक्शन नहीं होता। अगर रिसर्च हाइपोथेसिस के टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हमें उसको रिटन फॉर्म में जाना चाहिए। अगर आपने रिटन किया है कौन किससे बेटर है, वो रास्ता बेटर है या ये रास्ता बेटर है, कौन सा पाथ बेटर है, तो ये प्रेडिक्शन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे प्रेडिक्शन इज रिक्वायर्ड इसलिए क्योंकि आप उसको टेस्ट कर लेंगे, जिसको आप लोग शायद अल्टरनेटिव रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस का ही नाम देते हैं, खराब नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कहते हैं ना कि हम जहाँ से ना बोलना शुरू करते हैं या जहाँ से किसी को एक बेटर परफॉर्मर बताना शुरू करते हैं, हमारी समस्या हमें अपनी समस्या का डायग्नोसिस वहीं से करना शुरू करना पड़ता है। अगर बेटर बनाया है तो किस रेफरेंस में, हमने इसके बहुत पहले आपको एक सवाल रखा था कि हम किस दशा में और किस परिप्रेक्ष्य में और किस जगह पे हमें जाकर डेटा कलेक्शन करना है। हमने व्यू बनाया दिल्ली यूनिवर्सिटी, रिसर्च वर्क किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वेरिएशन होगा नहीं होगा ना, तो जो वेरिएशन होगा वो अफेक्ट करेगा आपके हाइपोथेटिकल टर्म्स। इसमें भी दो चीजें आती हैं, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस में, जहां पे हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट करते हैं ना, तो जब आप इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट करते हैं तो क्या होता है? तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक को आपने एक रूटीन में रखा, यूजुअल प्रोग्राम के अंतर्गत रखा, और एक को आपने स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया। तो एक्सपेरिमेंट तो ये होता है कि अगर ये दो जगह लोग बैठे, एक को हमने नॉर्मल वे में पढ़ाया और एक को थोड़ा ट्रेंड वे में, डिफरेंट वे में पढ़ाया। अब इसका इम्पैक्ट देखना है। अब यहाँ पे जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, क्या ये दोनों ग्रुप में कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होगा? नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा?
नॉर्मली इंडिपेंडेंट थे, इसको दो सेक्शन में बांट दिया, एक को हमने ट्रेनिंग नहीं दी, एक को हमने ट्रेनिंग दी। जिसको ट्रेनिंग देंगे वो मैं स्वतंत्र हो जाएगा, जिसको नहीं देंगे तो बर्डन हो जाएगा। ये तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये बताइए इसमें डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, उसका हमको जवाब चाहिए। वही हम पूछ रहे हैं। क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक को हमने कंट्रोल कर रखा है, एक पे हम काम कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं? अभी हमने कहा कि हम अपने इंटेलिजेंस का यूज करके उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं ना। कहाँ पे करते हैं? एक्सपेरिमेंट। अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करके ना मैनिपुलेशन किया, एक को ट्रेनिंग दी, एक को ट्रेनिंग नहीं दी। लेकिन जब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल में जाते हैं तो इंटेलिजेंस अफेक्ट रीडिंग एबिलिटी। अगर इस बात पे आपका रिसर्च है तो वहां आप इंटेलिजेंस में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है या रीडिंग एबिलिटी अगर रखा है आपने, रीडिंग हैबिट रखा है, तो आपको उस रीडिंग हैबिट को एज इट इज कंसीडर करना पड़ेगा। वो कैटेगरी होगी नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। वो रिसर्च की नॉन एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी, जहां मैनिपुलेशन कर देते हैं। हमने मैनिपुलेट अभी किया, एक को ट्रेन किया, एक को ट्रेन नहीं किया, मैनिपुलेशन ही तो था। आईबी में तो मैनिपुलेशन था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे तो था। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मैनिपुलेशन हो गया तो एक्सपेरिमेंटल, जहाँ मैनिपुलेशन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं कर पाते हैं, वो होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल। क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है। जनरली एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर्स क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल तो कम होगी, नॉन एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटल कम होती है। साइंस एक ऐसा एरिया है जिसमें एक्सपेरिमेंटल होती हैं, बट ऐसा ये कहना गलत होगा कि हम अपने फील्ड में क्यों नहीं कर सकते, हम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत लंबा समय लेगा। वो बहुत लंबा समय लेगा। आपने जैसे टाइम स्लॉट, मैंने कहा ना टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। जब टाइम स्लॉट बनाया, एक स्लॉट में आपने चेक किया, दूसरे स्लॉट में भी चेक किया, लेकिन ये सब काम होगा लार्ज पॉपुलेशन। आपका सैंपल साइज अगर छोटा है तो फिर इंटरप्रिटेशन का कोई मतलब नहीं। आप क्वांटिफाई कर रहे हैं चीज़ों को तो आपका सैंपल साइज लार्जर होना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा लार्जर होगा उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, जहाँ पे बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं टेस्टिंग के, वो हम अप्लाई नहीं करते, लेकिन हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो क्वांटिफाई में हमें जाना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज बढ़ा रहे हैं अपनी, वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो उस पॉपुलेशन, और फिर उस आउटकम्स को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सही दिशा। बाकी नीचे वही चीज़ है जो हमने बोली है, यूजुअल कंडीशन और अनयूजुअल कंडीशन या नोवेल कंडीशन में हम ये दोनों नेक्स्ट। एक ये भी डिज़ाइन तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे डिज़ाइन का एक साथ बात करना कंफ्यूजन का एक फिर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था, उसकी अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें, हम क्यों रिपीट करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं, रिपीटेड अगेन, तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। कोई रेप्लिका वर्क हो रहा है तो उसका कोई मकसद होगा। हो सकते हैं
पुराना जब वो स्टडी या रिसर्च किया हुआ तब सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है, या हम उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, कुछ नया। मैम बार बार रेप्लिकेशन करते हैं, इससे स्टेप वो होता है रिलायबिलिटी, हमें पता चलती है कि हाँ ये रिलायबल है, मतलब टाइम के साथ हम जब जितनी बार भी इसको रिप्लाई कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, वही वैल्यू आ रही है, आंसर वही आ रहा है, इससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो जो रेप्लिकेशन होगा, इन्होंने कहा कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, इस करेक्ट थिंग, हम एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए रेप्लिका करते हैं। एक एग्जांपल हमने लिखा, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ 2 वैरायटीज ऑफ एनी सीरियल, कोई भी लगा लीजिए, गेहूं लगा लीजिए, जौ लगा लीजिए, धान लगा लीजिए, जो लगा लीजिए, then we divided fields into several parts, है ना? अगर इतना बड़ा एरिया है तो हमको उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है, हाफ में एक वैरायटी लगानी है, हाफ अदर में। यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तब आप कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। आपने अगर यहाँ बांट लिया होता ना कि इधर कुछ लगा देंगे, इधर कुछ लगा, उस तरह से नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हम चीजों को रैंडमाइज करते हैं, इसको 4 हिस्से में बांटिए, एक हिस्से में यहाँ लगा लीजिए एक वैरायटी, अगला हिस्सा उसका उसी हिस्सा सेम वैरायटी वहाँ लगा लीजिए, एक हिस्सा कवर हो गया, एक को फिर यहाँ लगाइए और एक को फिर यहाँ लगाइए, ताकि जो उसके अंदर आप कहेंगे कि सॉइल टेक्सचर है, उसके अंदर जो मैन्योर पड़ा है उसका रेशियो गड़बड़ हो सकता है, सॉइल टेक्सचर में भी एक इशू हो सकती है, तो उसकी वजह से वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तब आप प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ये करते हैं कि हम एक वैरायटी इधर लगा देते, एक वैरायटी इधर लगा देते, कभी पानी इधर दिया, कभी खाद डाली, कभी ठीक से मिट्टी का देखा कि नहीं देखा, इधर को ज्यादा देख लिया, उधर कम देख लिया, इससे नुकसान होगा, फिर आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो जब हम रेप्लिका करते हैं तो हम हर सिचुएशन को बराबर रखते हैं, हमारी रिपीटेड सिचुएशन में सारी चीजें बैलेंस्ड होंगी, फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट जो आने वाला होगा या जो आ रहा है या जो आया है वो कितना एक्यूरेट है। हमने आज जो स्टेटमेंट दिया कल वो बदल जाएगा, लाइंस वर्ड का हेरफेर होगा लेकिन नॉर्म्स नहीं बदलेंगे, नॉर्म तो सबके लिए वही होंगे जो बनाएंगे। तो नॉर्म्स अगर कहीं आपके अफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो चीजें आपकी बैलेंस्ड वे में काम करेंगी, चीजें आपको बैलेंस तरीके से आपको एक टास्क बेटर टास्क करने के लिए मोटिवेट भी करेंगी और आपके अंदर वो एंथुसियास्टिक पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट करेंगी। आप एक बार काम करेंगे फिर उसके बाद आगे भी करना पसंद करेंगे। जैसे आप देखिए ना, बहुत सिंपल सा रिसर्च हो रहा है आजकल हमारे देश में, टमाटर महंगा हो है ना, तो हम लोग ने ये भी सोचा कि ये तो बहुत बाकी मुसीबत का काम है भाई, अगर आप वेल ट्रेंड हैं क्यों नहीं टमाटर की फसल लगा लीजिए। भाई हर चीज का सलूशन ढूंढना है। अगर आप साइंस के स्कॉलर हैं तो आपको पता है क्यों नहीं, आपको पता है कि घर पे टमाटर उग सकते हैं, थोड़ी सी उसकी टेक्निकल नॉलेज आपके पास हो तो आप उसका प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे रात को। हाँ हाँ, उगा रहे हैं, क्यों उगा रहे हैं, क्यों? तो मेरे कहने का मतलब ये थोड़ा सा माइंड को चेंज करने वाला एग्जांपल इसलिए दिया मैंने। इसका मकसद क्या है? किसी भी चीज को हम करते हैं ना, कहने का मकसद है जितना आप जागरूक हैं टमाटर को गमले में उगाने के लिए, अगर उसी एंथुसियास्टिक बिहेवियर के साथ शोध कार्य को भी करना प्रारंभ कर दें तब तो फसल अच्छी ही बनेगी, तब तो फसल अच्छी होगी। लेकिन अगर आप सीएमपी में एंट्री लेते रहे रिसर्च वाली क्लास में ना लाइक दैट तो असर पड़ेगा ना फसल। तो हमेशा अपने आप को
सेल्फ मोटिवेट रखा है। अगर मुझे कोई कहता है ये काम करने के लिए, जैसे मैम का जब फोन गया तो मेरा शेड्यूल खाली नहीं था। हमने कहा, उन्होंने कहा 10 को रख लेते, हमने कहा बस 10 तक मुक्ति दे दीजिए, तो 11, 12, 13 जितना बुलाना हमको बुला लीजिएगा हम, क्योंकि वो जो फर्दर टास्क है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी 10 तक के टास्क को हम मैनिपुलेट नहीं है, मेरे हाथ में नहीं। तो मैडम ने कहा चलो ठीक है 11 बजे। तो ये एक हमें कभी वो हमने कोशिश रखी है अपने लाइफ में कि हम किसी भी चीज़ को बर्डन के रूप में, हमें लग रहा है आप भी ना लीजिए कोई भी काम आप बर्डन के रूप में लेके करते हैं। रिसर्च का काम करना है, ये घर जाके ये भी काम करना है, मत लीजिए। आप जहाँ बैठे बस वहीं का सोच लीजिए, जहाँ जाएंगे वहाँ का सोच लीजिए। तो हर चीज़ को, जैसे मैंने कहा, हर चीज़ को, हर कॉन्सिक्वेंसेस को मिला के जब नहीं चलेंगे ना, जीवंतता आपकी बनी रहेगी और आपका शोध कार्य जो होगा वो अस्तित्व विदाउट एनी बर्डन। तो वो अब इसलिए मैंने ये लाइन बोली कि उसी वजह से आप एक फ्रूटफुल वर्क कर पाएंगे। क्यों? जैसे रेप्लिका की बात जब हमने की कि लोग फसलें बोते हैं, आपने देखा किसानों को, एक एग्जाम्पल, वहां पर वो हर साल वही फसल लगाता है। वहां पे क्या होता है, रिजल्ट पता है वहां पे क्या होता है? सिमिलर वैरायटी बार बार लगाने से हाँ, क्यों? क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी घटती है, प्रोडक्शन घट जाता है। वहां पे ये होता है। हम रेप्लिकेशन इसलिए नहीं करते, हम रेप्लिकेशन करते हैं एक्यूरेसी को बढ़ाने को। हम एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए वो रेप्लिकेशन करना चाहते हैं कि अगर किसी को एक सप्लीमेंट मिला और किसी को नहीं मिला। आपने प्लेसबो का नाम सुना है किसी ने? वो जैसे कोई दवा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो असर होता है उसको प्लेसबो। हाँ, तो हमें तो गोली आपको भी देनी है, हमें गोली इनको भी देनी है। अब एक्चुअल गोली किसको हमने दी थी ये किसी को नहीं पता। आप सामने से देख रहे हैं कि जो दी जाने वाली गोलियां हैं सिमिलर हैं, साइज वाइज, कलर वाइज, टेस्ट वाइज भी मान। आप दोनों को, हम दोनों को तो टेस्ट कराएंगे नहीं, वो डिफर हो सकता है। अगर हमने 2 ग्रुप बनाया है, अगर इधर वाले ग्रुप को ज़्यादा ज़रूरत होगा, शायद उसकी वैसी कंडीशन में देने की ज़रूरत है, तो यहाँ हम एक्चुअल ओरिजिनल गोली देंगे। यहाँ एक डुप्लीकेट गोली जो सेम ढांचे में तैयार की जाएगी, ताकि जब हम इनको दे रहे हों तो आप ये ना समझें कि नहीं हम तो बहुत स्ट्रांग हैं, ये बीमार है, उन्हीं को दिया जाना चाहिए। अब आपसे हम कह दें कि हम आपका भी असर देखना चाहते हैं और इनका भी असर देखना चाहते हैं गोली खाने के बाद। इस कंडीशन को प्लेसबो कहा। एक न्यूट्रल है, यानी आपको जो मेडिसिनल टैबलेट आपको नहीं दी गई, आपको न्यूट्रल रखा गया, लेकिन दिखाने के लिए हमने दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को गोलियां खिलाई। एक को हमने न्यूट्रल रख दिया, यानी कंट्रोल करके रखा, एक का इम्पैक्ट हमको देखा। अब ये न्यूट्रल जिनको हमने रखा है वो हम जानते हैं, इनको नहीं पता कि न्यूट्रल है। अभी गोली खा के कितने इंथुसियास्टिक हो जाएंगे ये तो वक्त ही बता। और आपका अगर ट्रीटमेंट हो गया, यानी आपकी जो साइकोलॉजी थी, आपको लगा कि दवा मेरी ठीक हो गई, आपको लगा अरे हमको भी दवा मिली, हम और बेहतर हो जाएंगे, तो हमें पता है ना कि हमने उस दवा में कुछ नहीं दिया है जिससे आप बेहतर हो सकते। बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में रहती हैं। आप
किसी बुजुर्ग को देखिए, उनको उनकी जो हैबिट होती है, डॉक्टर कुछ भी खिलाते, अगर आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं संतुष्ट हो जाते हैं। और जब तक आप उनको घर से बाहर नहीं ले जाते डॉक्टर के पास, ठीक है दिखा नहीं दो डॉक्टर को, दिखा देते तो हम ठीक हो जाएंगे। ये साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है। डॉक्टर ने क्या लिखा? मल्टीविटामिन की टैबलेट, कुछ नहीं लिखा। अब आराम से खा रहे हैं, बैठे। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि हम डॉक्टर के पास जाकर ठीक हो जाए। और अगर आपको एक अच्छा सुपरवाइजर मिल गया तो आपका साइकोलॉजी ठीक हो जाएगा। जो रिसर्चर होते हैं उनको क्या चाहिए? एक अच्छा सुपरवाइजर, एक अच्छा सुपरवाइजर की नीड है। तो एक अच्छा सुपरवाइजर क्या करेगा? आपको सुपरवाइज करेगा, और जितना ज्यादा सुपरवाइज करेगा उतनी ज्यादा अपनी कलम आपके कागज पर चलाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ काट रहा है, उसका मतलब है कि वो आप में इम्प्रूवमेंट चाहता है, आपको इम्प्रोवाइज करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि आउटकम बेटर। नेक्स्ट प्लीज। रेंडमाइजेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक प्रिंसिपल है। रेंडमाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट? अगर मान लीजिए आपको सैंपल चूज करना हो यहाँ के 4 कॉलेजेस में से, आप बायस ना हाँ? किसी चीज में बायस ना रहे, हाँ बायस ना रहे। मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि 4 कॉलेजेस हैं, आप एडीसी चले जाइए, सीएमटी हो गया, एसएस खन्ना भी ले लीजिए, जेटी भी ले लीजिए, 4 कॉलेज ले लीजिए। आपको यहाँ से 500 सैंपल सेलेक्ट करना है, क्या करें? थोड़ा थोड़ा वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। 500 का है आपका पॉपुलेशन, उसमें से कैसे करेंगे? सैंपल आपका सैंपल साइज 500 है, तो कैसे करेंगे? थोड़ा थोड़ा लेंगे, रेंडमाइज करेंगे, कॉलेज को भी रेंडमाइज। रेंडमाइज तो आप पॉपुलेशन को करेंगे ना, जो सैंपल देंगे वहां जाके ना रेंडमाइज। अब ग्रेजुएशन का लेना है, पार्ट 1 का लेना है, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का लेना है, वहां पे आपका एरिया चूज करना है ना। तो अगर हम कोई मान लीजिए आपने BA 1 का लेना है, चारों कॉलेजेस से 500 तक का लेना है, क्या रैंडमली फॉर्मिंग, जैसे क्लास में अगर हम जा रहे हैं तो रैंडमली में जरूरी नहीं कि उसमें जो रॉल नहीं, रैंडमली हमने आपको कहा कि आपका सैंपल साइज 500। मैम पहले जितने हैं हर कॉलेज में वहाँ से उतने उतने ले लेंगे, उसके बाद रैंडमाइजेशन में से कोई सी प्रोसेस को चूज़ करके उसमें से छांटेंगे। जैसे उसके भी कई प्रोसेस हैं, ये 500 भेजने वाला या लॉटरी मेथड, उस मेथड से हम उसमें से तो यानी आपका जो रेशियो होगा, आप जो सैंपल साइज चूज करने जा रहे हैं, उस समय आप हो सकता है कि जो नॉर्म्स बनाएंगे कि आपको इतना चाहिए, आप उससे ज्यादा का करेंगे। भाई आपने क्या किया? आपने रेंडमाइज किया ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से 8 लोग को ले लिया, तो 8 लोग को लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सिर्फ 8 लोग से ही बात करेंगे, 8 लोग को टेस्ट बुकलेट देंगे, सबको बांटने के बाद उसमें से हम 8 निकालेंगे, तब आपको मिलेगा वो 500 का सैंपल साइज। बहुत सारे लोग रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं, जो आजकल की रिसर्च की विधा है, अगर 100 आप कहेंगे वो 100 ही बांटते हैं, वो 200 कभी नहीं बांटते। ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बता रहे हैं। उसको एरर जब आने लगता है ना, जब उनसे आप बात करें रेंडमाइजेशन का, तो उनको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। उन्होंने 4 स्कूल ले लिया, तो चारों में से 25-25 लोगों को पकड़कर भरवा लिया, काम खत्म हो गया। ये रेंडमाइजेशन है। तो जो टेक्निकली जो रिसर्च की प्रॉब्लम आ रही है आजकल, वो ये वजह है कि हम तो ये बड़ा अच्छा लगता है रेंडमाइजेशन, रैंडमली सेलेक्टेड हम लिख लेते तो सैम्पलिंग टेक्निक में हम लिखते ना रैंडमली सेलेक्टेड, रैंडमली हमने सेलेक्ट
डिफरेंट पार्ट में हमने लगा दिया, यानी कि ब्लॉक्स बना दिए, 4, 6, 10 एरिया यहाँ पे डेवलप कर दिया और उसमें हमने लगा दिया, लेकिन रेशियो डिसबैलेंस नहीं रखा, रेशियो बराबर रखेंगे। अगर इधर से 4 ब्लॉक ले रहे हैं एक वैरायटी का, तो वही जो पहले हमने बताया था उसको रखेंगे। इस तरीके से बेटर रिजल्ट पाने के लिए थोड़े सेक्शन छोटे करके उसको एक लार्ज स्केल पे काम करने की कोशिश करना, यानी कि छोटे सेक्शन कर देंगे, एरिया कम कर देंगे, और एरिया कम करने से फायदा ये होगा कि हमको वहाँ पर्टिकुलर एरिया में एक वैरायटी को जो सॉइल टेक्सचर मिल रही थी कुछ दूर के बाद दूसरे वैरायटी को शायद मिल जाए, एक रीजन है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हम जितने भी एरर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करने के पर्पज से ये सारे काम करते हैं। तो रैंडमाइजेशन इस तरीके का हो जहाँ पे हम बेटर रिजल्ट ऑफ कर सके और जो एक्सपेरिमेंटल एरर है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। हर रिसर्च का मुद्दा यही होता है कि एरर को मिनिमाइज करना, उसको और रिजल्ट को बेहतर कैसे करना। लोकल कंट्रोल की बात करते हैं। लोकल कंट्रोल में फिर हमको दूसरा सेम कैडर का एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे होमोजेनस पार्ट्स में बांटना पड़ता है, हेट्रोजेनस नहीं होना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना जरूरी है। और हमको जो ट्रीटमेंट देना है हर ब्लॉक में उसका रेशियो भी वही होना चाहिए जो पहले ब्लॉक में था। अगर आपने 5 बूंद प्लांट्स हार्मोन के एक ब्लॉक में डाले तो 5 ही बूंद दूसरे ब्लॉक में पड़ने चाहिए। अगर 4 बूंद डाला फिर रिजल्ट आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आप देखिए ना, ड्रॉप से जब आप डालते हैं ना तो आपको कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। 4 बूंद का मतलब 4। अगर आपको लगता है कि 5वां आ रहा है आप साइड कर दीजिए क्योंकि आपको उतने ही लिखवा है। उससे हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर पाते हैं, बेटर रिजल्ट्स को कंपेयर कि हमने जो डोज दिया था वो सही मात्रा में था या नहीं, क्योंकि हर चीज की ओवर डोज आपको नुकसान पहुंचाएगी। रिसर्च में भी यही होगा, खासकर एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में ये सारी चीजें बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है कि हमें डोज को प्रॉपर रखना पड़ता है। अगर आपने डोज को प्रॉपर नहीं रखा, रेशियो में नहीं रखा तो वो डिसबैलेंस होने की गुंजाइश है। तो ट्रीटमेंट्स आर रैंडमली असाइन, ऐसा नहीं कि उसको बगल यहाँ दे दिया तो बगल में ही देंगे, है ना। आपके सामने जो ब्लॉक्स आते गए, आप सीक्वेंस पकड़ के नहीं चलते ना 1 2 3 4 का। आपने यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ, तो आप टैगिंग भी तो करेंगे ना। जिसमें आपने डाला वहाँ एक टैग लगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इतने ब्लॉक में लिक्विड डाला। तो टैगिंग से आपको समझ में आ जाएगा। और जो विस्तार होगा, जहाँ पे हमने कहा जो एक्सटेनियस वेरिएबल होगा वो उसको आप कंट्रोल करना है ना। हमने कहा कि बड़े सेक्शन में मत बांटिए एरिया को, छोटे छोटे सेक्शन में बांटिए। छोटे छोटे सेक्शन में बांटने का मतलब होता है हम एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं या एक्सटेनियस वेरिएबल को मिनिमाइज करना चाहते हैं। पूरी रिसर्च में आपके लिए 3 महत्वपूर्ण प्राणी हैं, एक है डिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट और एक है एक्सटेनियस। हर जगह ये अपने महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इन्हीं को हमको एक रिफाइंड थॉट के रूप में रख के सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन थी जिसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्चेस में बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्लीज। और ये चूँकि बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा वो ये स्लाइड नहीं बन पाई कि उसके साइज बढ़ा दें, तो ये टेस्ट एरिया है, लेवल ऑफ फिनोमिना बिफोर ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया और आफ्टर ट्रीटमेंट रिजल्ट दिया। आपने देखा होगा प्री टेस्टिंग, पोस्ट टेस्टिंग। आपकी एंट्री के पश्चात यानी आप आए होंगे फिजिकल कोर्स का रिजल्ट आया होगा, उसके बेसिस पे सेलेक्ट किया गया या ऐसे से टेस्ट रिजल्ट। अब जब यहाँ से आप जाएंगे ये जो हम मुझे बोल रहे हैं वो ट्रीटमेंट ही तो है।
तो इतना सारा ट्रीटमेंट आपको दे दिया जाएगा। अब उसके बाद देखा जाएगा कि उस आप पे कितना असर है उस इलाज का ना। तो जो आपका PhD वाइवा होगा तो आपकी पोस्ट टेस्टिंग हो जाएगी, और जो बैठेगा आपका सुपरवाइजर वो देखेगा कि जब ये आया था तब क्या था, अब क्या है। इस कंट्रोल डिजाइन का मेन मकसद यही होता है कि ट्रीटमेंट हेल्प माइनस कर लेते हैं, पोस्ट टेस्टिंग जो आफ्टर ट्रीटमेंट माइनस बिफोर ट्रीटमेंट। ये अक्सर होता है साइंटिफिक रिसर्चेस में, एक्सपेरिमेंटल लैब में जब काम होते हैं तो वो वहाँ तो पूरे टाइम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल एरिया रखा गया है, टेस्ट एरिया भी रखा गया है, और कंट्रोल एरिया में एक को ट्रीटमेंट दिया गया तब देखा गया और एक को बिना ट्रीटमेंट के रखा गया। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। जो बात अभी हम कह रहे थे कि कुछ चीज़ों को हम ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ को नहीं भी देते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि कहाँ तक अफेक्ट हो रहा है पूरा रिजल्ट। नेक्स्ट प्लीज। ये फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का डोज नहीं देना वो हानिकारक होता है, तो हम बहुत ज़्यादा रिसर्च डिज़ाइन पे आज हम नहीं हैं, अभी मौका मिलेगा फिर जानेंगे आपके साथ। तो एक हल्का फुल्का दो डिज़ाइन के बारे में नेक्स्ट करिए। जो कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन की बात की गई है, पॉपुलेशन आपने रैंडमली सेलेक्ट किया, वहाँ से आपको सैंपल मिला जिसको रैंडमली असाइन किया, उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप रखा, लेकिन ये नहीं कहा कि ये लोग हमारी पसंद वाले हैं तो इनको एक्सपेरिमेंटल में रख दिया, ये हमारी पसंद के बाहर है तो इनको करना है। ये नहीं करना, ये तो बिल्कुल नहीं करना। आप बिना सोचे कहिए कि आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ, तो ये रैंडमाइज असाइन ग्रुप होता है। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट दोनों को दिया गया, यहाँ देखिए ट्रीटमेंट हम दोनों को दे रहे हैं तो दोनों का ग्रुप बदला नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। देखिए नेक्स्ट कुछ बचा है। रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन भी है, जहाँ पे हम कहते हैं कि ग्रुप को इक्वल करना इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जब ग्रुप को इक्वल करते हैं उनका सिलेक्शन भी रैंडम तरीके से होना चाहिए। हमें लगा कि ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हमने बस शॉर्ट में तो, और उसके साथ जो वेरिएबल्स हैं हमको उनको भी तुलना उनकी भी करनी है, तो उनको भी ज़रूरी है, उनको भी हम बैलेंस करके चलें। और कौन से वेरिएबल हैं, वो रेलेवेंट वेरिएबल हैं या फिर कुछ और, किसी की तुलना हम नहीं कर सकते। जो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू रिसर्च या जो आपके रिसर्च टॉपिक में है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वेरिएबल अलग होगा, इनका अलग होगा, तो रिलेवेंट वेरिएबल को भी हम इक्वेट कर देते हैं। और जब हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमारी जो ब्लॉक डिजाइन है वो तैयार होती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ खत्म। तो अब हमें लगता है सबको एक अच्छी सी